हाँ जी बेटा, देखो तो अब हम बात करेंगे हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र की। हीट एनर्जी ट्रांसफ़र की, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए आपने पहले पर क्या पढ़ा था कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। पर उसमें क्या मैकेनिज़्म फॉलो हो रहा है, किस मेथड से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो हमने अब डिस्कस करना है। तो देखो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। आपने पढ़ा हुआ है पहले कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीन मेथड पढ़े थे आपने हीट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दो मेथड ऐसे हैं जहाँ पर मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है हीट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पर कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता हीट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। इसका एग्जांपल तो बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा, सन एनर्जी, ठीक है ना। सन एनर्जी जो अर्थ तक आती है, ठीक है ना। अब यहाँ सन है और यहाँ अर्थ है, तो बीच में क्या है आपका वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब टोटल एम्प्टी स्पेस, कुछ नहीं है वहाँ पर। वैक्यूम का मतलब क्या है, टोटल एम्प्टी स्पेस, एकदम से वहाँ पर क्या है, खाली है। और फिर भी सन एनर्जी अर्थ तक आ रही है, तो उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है ना। यानी इस मेथड का क्या नाम है, इस मेथड का नाम है रेडिएशन, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, फिर आगे इसको डिटेल में भी करेंगे, ठीक है ना। कंडक्शन मेथड क्या होता है, जहाँ पर हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एक्चुअल में यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं, ठीक है ना। या आप ये एक्चुअल मूवमेंट ना कहकर आप ये कह सकते हो कि एक तो हमें मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर जो हीट एनर्जी को कैरी करेंगी, और वो मॉलिक्यूल्स यहाँ इस तरह से, मान लीजिए ये कोई आपके पास सिस्टम है जिसमें ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। होता क्या है कि इसको आपने कोई क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी, तो ये आगे सेकंड को ट्रांसफ़र कर देगा, सेकंड थर्ड को ट्रांसफ़र कर देगा, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को, फिफ्थ सिक्स्थ को। इस तरह से जो हीट एनर्जी है वो पार्टिकल टू पार्टिकल आगे बढ़ती रहेगी। इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन मेथड, ठीक है ना। या फिर एक होता है आपका कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड में क्या होगा, जैसे मान लो ये आपके पास कोई कंटेनर है और इसके अंदर आपने लिक्विड फिल कर रखा है, और ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लिक्विड की अलग अलग लेयर हैं इसके अंदर, लेयर 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 लेयर मान लेता हूँ भाई, लिक्विड की 5 लेयर हैं यहाँ पर। इन सभी का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है इनिशियली सबका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको हीट एनर्जी दी, स्पिरिट लैंप लगाया, हीट एनर्जी दी, तो उससे क्या होगा, ये पहले जो लेयर 1 है ना सबसे नीचे, ये गर्म होगी। गर्म होने के बाद मान लो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी इसका टेम्परेचर हो गया 21, तो ये लेयर तो चली जाएगी ऊपर, ठीक है ना। ये लेयर कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जो लेयर 2 है अब वो गर्म होगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर लेयर 3 गर्म होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर 4 5, इस तरह से। यानी पहले पूरे लिक्विड का टेम्परेचर कितना होगा, 21 होगा, फिर पूरे का 22 23 24 25, इस तरीके से। जैसे आजकल सर्दियां चल रही हैं और अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो कभी कभी आपको धोखा लग सकता है। क्या धोखा लग सकता है, ऊपर से चेक किया पानी गर्म लग रहा है और जब डाला तो गर्म की बजाय वो ठंडा लग रहा है। क्यों, क्योंकि जो लोवेस्ट लेयर थी वो तो गर्म हो गई और ऊपर आ गई, जो उसके बाद की लेयर्स हैं वो अभी उनका टेम्परेचर उतना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर मॉलिक्यूल खुद से एनर्जी को कैरी करे, खुद से मॉलिक्यूल मूव करे और हीट एनर्जी को कैरी करे, उस मेथड को बोला जाएगा कन्वेक्शन। और जहाँ पर हीट एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से ट्रांसफ़र हो, उसको बोला जाता है कंडक्शन मेथड। तो ये हमारे पास दो मेथड थे, तीन बल्कि, हीट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीन मेथड आपने पहले किए हुए हैं, मैंने सिर्फ रिकॉल कराए हैं आपको, ठीक है ना। देखो जैसे एक और एग्जांपल से बताता हूँ आपको एक दो बातें। ये मान लो आपके पास कोई रोड है, ठीक है ना, और इस रोड के नीचे यहाँ पर आपने मेटल रोड है कोई, और यहाँ आपने ये कैंडल लगा रखी है, कैंडल बर्न कर रखी है इसके नीचे, ठीक है ना। तो ये वाला एंड कैसा हो जाएगा, इसका हॉट एंड हो जाएगा,
और ये वाला एंड कैसा हो जाएगा आपका, कोल्ड एंड हो जाएगा। इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T1, इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ T2। तो टेम्परेचर T1 का बड़ा है और T2 का टेम्परेचर छोटा है, ठीक है ना। टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। पर अगर ऐसा हो कि जो कोल्ड एंड है ये अपनी हीट एनर्जी को बाहर सराउंडिंग में किसी को सप्लाई कर रहा है लगातार, यानी यहाँ से हीट एनर्जी आई, यहाँ पर पहुँची, कंडक्शन मेथड से मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी पहुंची, और उसके बाद यहाँ इसने आके फिर से वो एनर्जी सराउंडिंग को दे दी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारी की सारी एनर्जी लगातार यहाँ से आती रहेगी और यहाँ जाती रहेगी, ठीक है ना, और ये सराउंडिंग को देता रहेगा। तो इस तरह से लगातार क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो हर एक एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। लगातार टाइम के साथ साथ हर एक इस रोड का जो क्रॉस सेक्शन है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा, वेरी करता रहेगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टेट को नाम दे दिया हमने वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन। वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन, यहाँ पे लगातार हीट एनर्जी में क्या आते रहेंगे, वेरिएशन आते रहेंगे, ठीक है ना। एक होता है, मान लो इस एंड को मैंने किसी वुडन ब्लॉक से ढक दिया, या वुडन ब्लॉक यहाँ पे इसके साथ यहाँ पर कोई वुडन ब्लॉक अटैच कर दिया, ये इस एंड पर यहाँ पर कोई वुडन ब्लॉक हमने लगा दिया, जिससे क्या होगा, और इसको प्रॉपर रैप कर दिया हमने, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हीट एनर्जी का सराउंडिंग में कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ से जो आएगी वो यहाँ पर पहुँच गई, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या हो गया, सेम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, T1 और T2 का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब कोई हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, ठीक है ना। जब दोनों ही एंड पर जो हीट एनर्जी है वो क्या है, मीन्स दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया है, सेम हो गया है। इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, स्टेडी, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, STEADY, स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर क्या हो चुका है, सेम। द रोड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड बिकम्स कांस्टेंट, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और यहाँ पर उसके बाद फर्दर कोई हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ना हो किसी भी पार्ट पे, ना यहाँ पर ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेडी स्टेट बोलेंगे। उसके बाद एक और चीज़ आती है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है ना। उसको क्या बोला जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला जाता है, ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या मीनिंग है यहाँ पर, अगर मैं इसको मैथमेटिकली बताऊँ तो वो होता है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, ये तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। यानी कितना, यहाँ देखो, यहाँ इस एंड पर टेम्परेचर कितना था T1, और इस एंड पे टेम्परेचर कितना था T2। तो वो T2 और T1 जो टेम्परेचर था, पर यहाँ बीच में इस एंड पे T1 था, इस एंड पे T2 था, यहाँ तो टेम्परेचर सेम था ना, यहाँ तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया था। धीरे धीरे हीट एनर्जी यहाँ पहुँच रही थी और फिर इस हिस्से का टेम्परेचर बढ़ा रही थी, फिर ये आगे फॉरवर्ड कर रहा था, फिर इसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा था, ये चल रहा था। तो इसका मतलब ये जो हीट एनर्जी है यहाँ इस एरिया का भी टेम्परेचर क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस, देखो क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है ना। यानी जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में टेम्परेचर कितना चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ साथ टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, टेम्परेचर ग्रेडियंट। चेंज इन टेम्परेचर विद लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर विद लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, उसको बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई, वेरिएबल क्या बताया था, हाँ जी, वेरिएबल स्टेट, और एक क्या बताया था मैंने आपको, एक बताया मैंने आपको स्टेडी स्टेट। वेरिएबल स्टेट में लगातार हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है, स्टेडी स्टेट में हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र रुक जाता है। और एक तो था वेरिएबल स्टेट,
एक था आपका स्टेडी स्टेट और एक था आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी क्या बता रही है आपको? वो ये बता रही है भाई, मान लो ये आपके पास एक क्यूबिकल शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये आपके पास क्यूबिकल शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और आपने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी इस साइड में, ठीक है ना, इस साइड में आपने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर T1 है और इस फेस का जो टेम्परेचर है वो कितना है, T2, और T1 बड़ा है किससे, T2 से। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। तो यहाँ पर ये जो T1 बड़ा है और T2 क्या है, छोटा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, हीट फ्लो करेगी फ्रॉम फेस A या फ्रॉम फेस P टू फेस Q। पी फेस से क्यू फेस पर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी फॉर श्योर, डेफिनेटली, क्योंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो जो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ना, जो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो हीट एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज़ कम। या जो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे, ठीक है ना। भाई टेम्परेचर में चेंज डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, अदरवाइज़ कम, ठीक है। या फिर वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी कितने टाइम तक आप उसमें हीट एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द हीट फ्लोज, जितने टाइम तक हीट फ्लो कर रही है, जितने टाइम तक फ्लो करेगी उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, कम टाइम तक फ्लो कराएंगे तो कम ट्रांसफ़र होगी, ठीक है ना। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के, यानी इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, x है मान लेते हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। अब इन सबको हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या था, हायर माइनस लोअर था, ठीक है ना, और टाइम कितना लगा T और थिकनेस कितनी थी x, ठीक है। तो यहाँ पर K जो है आपका, पहले तो मैं ये बता दूं K क्या है आपका, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है आपका K, ठीक है जी। और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस है, T टाइम है, और x क्या है आपकी, थिकनेस है, थिकनेस है इस ब्लॉक की, ठीक है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी का रूल क्या कहता है कि कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो डिपेंड करेगा एरिया ऑफ प्लेट पे, या डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर डिफरेंस पे, या टाइम पे, या फिर थिकनेस पे, ठीक है ना। ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी का रूल है। अगर आप इसकी में यूनिट बनाना चाहें, देखो इसकी K की यूनिट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। देखो K क्या बनेगा आपका, QX, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा A डेल्टा T इंटू T, ये बन गया, ठीक है ना। तो इसको कोफिशिएंट को क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या बन जाएगा कि अगर जो हमने क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र करी है, क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र करी है कैसे, पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम। यहाँ पे टाइम कितना ले लिया हमने, यूनिट टाइम ले लिया, थ्रू अ यूनिट क्यूब। क्यूब कितनी है हमारे पास, यानी उसका जो क्यूब है उसकी थिकनेस भी 1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, और ये भी 1 मीटर है, ऐसा मान लेते हैं। यूनिट क्यूब का मतलब ये होगा, ठीक है ना। और उसका मटेरियल जो है वो, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री का है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री का है, ठीक है ना। तो वहाँ उस वक्त जो हमें हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, दैट इज़ नोन एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड दैट फ्लो, ट्रांसफर नहीं, दैट फ्लो पर यूनिट टाइम
ऑफ ए यूनिट मीटर क्यूब। सो यूनिट क्यूब लिख लो इसको आप, यूनिट क्यूब लिख लो, यानी उसके डायमेंशन यूनिटी हैं, एरिया भी और थिकनेस भी, ठीक है ना। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, यूनिट डिग्री का। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, यूनिट डिग्री का। तो उस वक्त जो हीट एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी दैट इज नोन एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद ये तो एक फार्मूला बन गया आपका। इसके बाद अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक टर्म मैं आपको बोल रहा हूँ हीट करंट, ठीक है ना, एक टर्म मैं आपको बोल रहा हूँ हीट करंट। हीट करंट क्या होता है कि कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं पर यूनिट टाइम, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलोगे, हीट करंट बोलोगे। देखो अभी अभी हमने एक फार्मूला बनाया था, वो क्या था, के ए डेल्टा टी इंटू टी बाई एक्स, ये बनाया था, जो कि क्या था, क्यू। और अभी मैं बोल रहा हूँ हीट करंट क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ पर इसको टी से डिवाइड करोगे तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा, के ए डेल्टा टी बाई एक्स इज इक्वल टू एच। ये क्या है आपका, हीट करंट है, ये क्या है, हीट करंट है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो, ये डी टी बाई ये डेल्टा टी बाई एक्स, ये डेल्टा टी बाई एक्स क्या कह रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अभी मैंने बताया था ना कि ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। पर अगर मान लो यहाँ पर साइन लगा है नेगेटिव का, तो इसका मतलब क्या होगा, हीट एनर्जी इधर फ्लो कर रही होगी और जो हीट करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए साइन कैसा लग गया है, यहाँ पर नेगेटिव लग गया है। अच्छा, अब अगर यूनिट्स की बात कर लेते हैं, देखो तो यूनिट की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी इंटू टी बाई एक्स, ये था। तो K का हम यहाँ पर यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स ए डेल्टा टी इंटू टी, ठीक है ना, ये बन जाएगा क्यू एक्स ए डेल्टा टी इंटू टी। तो ये जूल, ये मीटर स्क्वायर, ये केल्विन और ये सेकंड, तो ये क्या बना, जूल मीटर इनवर्स पर केल्विन पर सेकंड इज इक्वल टू, ये के की यूनिट आ गई, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, वही बन गई ना, हीट रिक्वायर्ड ऑफ यूनिट डायमेंशन फॉर पर डिग्री और पर सेकंड, वही आ गया, ठीक है ना, जो हमने एक्सप्लेन किया था इसको, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को, वैसे ही इसकी बन रही है। अगर डायमेंशन बनाना चाहो तो डायमेंशन भी बना सकते हो, जूल का डायमेंशन लिख दो, जूल का, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, जूल का डायमेंशन क्या होगा, ml2 t-2, ठीक है ना। मीटर के लिए क्या हो जाएगा, l-1, केल्विन के लिए क्या हो जाएगा, केल्विन के लिए तो k-1 ही रहेगा, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। तो ये क्या बना, ml t-2 k-1, ml t-2 t-2 होगा, सॉरी -3 होगा ये, ठीक है ना, t-3 और k-1, ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया कहाँ तक, थर्मल कंडक्टिविटी की पूरी डिटेल हो गई है, ठीक है।